गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ बच्चे। तुम लोग कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। नमस्कार, नमस्कार। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि संत परंपरा में इस तरह के लोग भी जो है धार्मिक गुरु के तौर पर इतने लोकप्रिय हो जाएंगे, जिनके अंदर कोई गांभीर्य नहीं है। गांभीर्य से मतलब गंभीरता नहीं है। और उनकी सोशल मीडिया टीम गुरु जी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनाए दे रही है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई कोई तो आता है, कहता है सर मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। इस पर एक अलग सेशन लूंगा सुंदरम, एक अलग सेशन। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, तबीयत तबीयत एकदम सही। चांदनी एकदम ठीक हूँ। आंसर राइटिंग, रिवीजन, इन पर सब पर पूरी क्लास चाहिए, इसलिए मैं छेड़ता नहीं हूँ। ठीक। और जब क्लास पढ़ेंगे तो तुम्हारी इसी क्लास से निकाल के तुमको दिखाएंगे कि तुमको जितना अभी तक याद हो गया है, ठीक है ना, या एक रिवीजन में याद हो जाएगा या दो रिवीजन में याद हो जाएगा, अपनी अपनी कैपेसिटी की। जो कहानी सुन ली है उस कहानी को जब रिवाइज करके बैठोगे तो कैसे मेंस के आंसर्स आप लिखते हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। किरण बताओ बेटा। दिल्ली का पोल्यूशन तो भैया जैसा था वैसा है। किरण बोलो बेटा, क्या कह रही हो तुम? इसके बारे में जरूर बताएंगे, उसके बिना तुम कुछ मतलब जो है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, ये सारा चीज PYQ होना है। एक सवाल कैसे तुमको प्रीलिम्स में उनके ऑप्शंस देखने हैं, मेंस का आंसर राइटिंग, रिवीजन, सब बातें करेंगे। नहीं, हम लोग क्या ही की तैयारी है। किरण का एक मिनट रुको, मैं किरण का जरा कमेंट पढ़ूं। कुछ आंसर राइटिंग ये बात कर रही थी। बहुत बढ़िया। देखो किरण ने कुछ मेहनत की, उसने कमेंट लिखा कि सर आपके नोट्स के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और मजा आ गया है ना, बहुत अच्छे हुए हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू चांदनी। हाँ, मानिक अभी तक वो टिका हुआ है उसी सवाल पर। बेटा मैं दिल्ली में रहता हूँ चंदा। चलो, बहुत संक्षेप में मैंने तुमको एक बात बताई थी, 2-3 मिनट में एक बात बता दूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अटकी रहेगी। ये है गांधी और ये हैं गांधी जी और ये हैं भगत सिंह। इनको समझो, ये दोनों दोनों कौन है? स्वाधीनता संग्राम सेनानी।
लड़ किससे रहे हैं? अंग्रेज से। पहली बात तो दिमाग में ये साफ हो जानी चाहिए। गांधी जी कौन है? वायसराय नहीं है, भारत सचिव नहीं है, महारानी या महाराजा नहीं है, वो भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी है। ये 6 साल जेल में रहे हैं, इनके 5 हत्या के प्रयास हुए, अंत में हत्या हुई। ठीक है, अंत में इनकी हत्या हुई। और कम से कम एक बार चर्चिल के समय इनको मार देने की पूरी तैयारी थी कि आमरण अनशन में बैठे, इस बार जिंदा नहीं बचना चाहिए ये आदमी, क्योंकि बहुत खतरनाक है। ठीक है, एक बार हत्या ब्रिटेन के द्वारा इसका प्रयास हुआ, इसको सिंपल समझ लो, एक बार हत्या का यह प्रयास हुआ। गांधी को अंग्रेज क्यों नहीं मार पा रहे हैं? केवल एक चीज जिसको मैंने बताया कि उनकी रणनीति है अहिंसा। उन्होंने जनता की जान तो बचाई ही, अपनी भी जान बचाई। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर अपनी जान बचाई तो अपनी जान दे करके क्या होता है? मैं सेना में हूं, लड़ाई चल रही है, तो मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार सकूं। वरना बहादुर बने, अचानक से भारत माता की जय करते हुए घुस गए दुश्मन के शिविर में, तड़ 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 गोलियां पड़ी, लुढ़क गए। ऐसे सैनिक का कोई फायदा नहीं होता। तो ये अहिंसा। लेकिन गांधी ने धीरे धीरे मैच्योरिटी के एज में इस दिशा में वो गए। भगत सिंह का जो रास्ता था नहीं, धीरे धीरे वो अहिंसा से अलग होकर के जो है अहिंसात्मक तरीकों की ओर आ रहे थे। उनकी जेल नोटबुक 1931 1930 की उनकी राइटिंग्स जब तुम पढ़ोगे तो देखोगे। लेकिन कुल मिला के उनका रास्ता हिंसा का रास्ता है। और उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया, तो एक क्रिमिनल एक्ट बन गया आईपीसी के हिसाब से, ठीक है, सीआरपीसी के हिसाब से। उसी तरीके से सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि गांधी के खिलाफ अंग्रेज पलट के हिंसा नहीं कर सके, भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेज पलट के हिंसा कर सके। खैर, अब यहां पर आएगा गांधी इरविन पैक्ट। भगत सिंह जेल में है, गांधी जी इरविन से कहते हैं कि मुझे भगत सिंह वगैरह की फांसी पर विचार करना है। इरविन कहता है कि मैंने फांसी पे साइन नहीं किए हैं, गांधी इरविन पैक्ट से इसको अलग रखिए, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। गांधी ने कहा करेंगे। गांधी ने 3 चिट्ठियां लिखी। 3 चिट्ठियों के अंदर एक चिट्ठी तो जिस दिन फांसी हुई उस दिन भी ये लिखी है। उन तीनों चिट्ठियों में, मतलब बातचीत के अलावा 3 चिट्ठियां भी लिखी कि इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दीजिए, फांसी मत दी। गांधी ये नहीं कह रहे थे कि माफ कर दीजिए, और कह भी नहीं सकते थे कि गांधी अपने मूल्य पर चलने वाले आदमी। लेकिन मजेदार बात यह है कि भगत सिंह के जो पिताजी हैं वो भगत सिंह के पास पहुंच के कहते हैं कि भगत सिंह अभी तुम माफीनामा लिख दो। तो भगत सिंह उनसे झगड़ा करते हैं। भगत सिंह भी कोई डरपोक नहीं है, ना गांधी डरपोक है ना भगत सिंह डरपोक है। कभी कभी लगता है कि भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं गांधी जी ने रुकवाई। ठीक है, तो गांधी जी क्या ही कर सकते थे, यही कर सकते थे जो किया, क्योंकि उनकी अपनी जान की भी उतनी ही आफत है ब्रिटिश राज के भीतर। लेकिन गांधी अपनी अहिंसा से उसको टाल ले गए, और भगत सिंह अपने हिंसात्मक जो चीजें थी उनसे उन्होंने इसको आमंत्रित किया, यानी अंग्रेजी हिंसा को आमंत्रित किया। वजह क्या थी? उम्र थी केवल 23 साल। 23 साल की उम्र में आज तुम जितना मैच्योर हो, आज से 10 साल बाद 33 साल की उम्र में और मैच्योर हो जाओगे, बहुत मैच्योर हो जाओगे। 43 साल की उम्र में तो बिल्कुल तुम परिपक्व आदमी बन चुके हो, घाट घाट का पानी पिए। तो भगत सिंह बहुत कम उम्र में रेवोल्यूशनरी। तो इतनी कोशिशों के बावजूद अंग्रेजों का प्रयास ये था, क्योंकि पूरे देश में माहौल ये था कि गांधी की अब नैतिक जिम्मेदारी है कि भगत सिंह की फांसी बचाएं, और अंग्रेज एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते थे। एक, भगत सिंह को मार दो, और दूसरा, जब भगत सिंह को मार दोगे तो इस देश का युवा, इस देश का आम नागरिक कहेगा कि गांधी जी ने जो है भगत सिंह को बचाया नहीं या बचा नहीं पाए।
तो गांधी भी अलोकप्रिय हो जाएंगे। अंग्रेजों ने एक तरह से खुद गांधी को भी फंसाने के लिए ये काम किया कि कहा कि अलग से बात करेंगे, और उसके बाद कोई बातचीत की नहीं और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना। चलो अब इस पर और बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जितना तुमको बता रहा हूं उसके बाद जब तुम गांधी को पढ़ोगे और भगत सिंह को पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा ये वो लोग नहीं हैं जो अपनी जान बचाते घूम रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जान की कीमत पर देश की। चलो 29 के हो जाओगे, तो जो 29 का है, अगर प्रियांशु, तो तुम जरा सोचो कि तुम 19 साल की उम्र में कितने मैच्योर और अब अपने आप को कैसे देख, जमीन आसमान का अंतर आ जाए। अच्छा, गीता का बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता। वॉइस स्लो है, वॉइस स्लो है क्या? बहुत बढ़िया। श्रेया भी कह रही है कि मेरा आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो रहा है सर आपसे पढ़कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा श्रेया। हैप्पी बर्थडे गीता, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो जीवन में, तुम लोग अपना सपना पूरा करो। चलो अब आओ जरा देखो क्या हुआ। हमने बात क्या की, ये सारी कहानी क्रांतिकारी आंदोलन के बीच में एक चर्चा आई साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर बातचीत हो चुकी थी। साइमन कमीशन में अंग्रेजों ने क्या किया, एक भी भारतीय को शामिल ही नहीं किया, तो अपमान कर दिया। और जब भारतीयों ने मांग की कि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे, तो अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि हम एक भी भारतीय को शामिल नहीं करेंगे, एक भी भारतीय को शामिल नहीं करेंगे, और भारतीय अपना संविधान बना ही नहीं सकते हैं, इस बात की गारंटी है। ये क्या दे दी, चुनौती दे दी, अरे चैलेंज कर दिया। अब जब चैलेंज कर दिया तो इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जिसमें कई सारी पार्टीज के लोग शामिल हुए। एक तरीके से सबका अपमान था, ठीक है, मुस्लिम लीग का भी अपमान था, हिंदू महासभा का भी अपमान था, और कांग्रेस का तो अपमान आ ही था। तो एक तरीके से ये जो नेहरू रिपोर्ट आती है, ये इस अपमान का प्रत्युत्तर बन गया, जवाब बन गया कि भारतीय अपना संविधान अपने आप लिख नहीं सकते, और इसलिए आनन फानन में एक कमेटी बनाई गई, और वो जो कमेटी है वो सर्वदलीय कमेटी है। हालांकि इस सर्वदलीय कमेटी ने, जैसा मुस्लिम लीग हमेशा करती थी, नाराज होकर चली गई, और फिर नेहरू कमेटी के जवाब में जिन्ना ले आए 14 सूत्रीय मांग पत्र। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग पत्र, ये भी बहुत ही सांप्रदायिक और कम्युनल मांग पत्र था। तो जिन्ना यहां भी खेला खेल गए, कांग्रेस को धोखा देके फिर से अलग खड़े हो गए कि हाय, मुसलमानों का जो है कांग्रेस भला नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें, साइमन कमीशन का जवाब नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट से अलग होकर जिन्ना का 14 सूत्रीय
मांग पत्र। ये 3 घटनाओं पर आज हम लोग अपना ध्यान पहले केंद्रित करेंगे ताकि ये समझ सकें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ कैसे चीजें बढ़ रही थीं। तो लिखो जरा। लिखो 1927 के साइमन कमीशन 1927 के साइमन कमीशन में एक भी भारतीय के शामिल न होने पर एक भी भारतीय के शामिल न होने पर कांग्रेस ने कांग्रेस एवं सभी दलों ने आपत्ति जताई। इस पर भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, सवाल प्रीलिम्स में भी बन जाएगा कि साइमन कमीशन के बाद किस जो है अंग्रेज ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती प्रस्तुत की। लॉर्ड बर्केनहेड, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। अगला पॉइंट, साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा भी शामिल थी। इसलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति के शुरुआती दिनों में यह दल भी शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने कुछ समय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया, की मांग को छोड़ दिया और सर्वदलीय समिति में शामिल हुई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव बनाए गए। सचिव बनाए गए। इस समिति के अन्य सदस्य थे अली इमाम। इस पर भी ध्यान रखना कि प्रीलिम्स के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है सवाल कि निम्न में से कौन कौन से नेता नेहरू समिति में शामिल थे या नेहरू रिपोर्ट के जो है में शामिल थे। मोतीलाल नेहरू सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं जानते हैं। अभी अगला जो नाम बताने जा रहा हूं वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो, अली इमाम, इस समिति में अली इमाम तेज बहादुर सप्रे, MS अने, मंगल सिंह, अब नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस, सुहेल कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, सुहेल कुरैशी और GR प्रधान शामिल थे। GR प्रधान शामिल थे। अब देखो, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है और मेंस की दृष्टि से भी इसको समझ ही लेना है। कभी कभी सीधा सवाल मेंस में नहीं आएगा, लेकिन कहानी के तौर पर समझने का फायदा यह है कि अगर कोई भी सवाल ऐसा आ सकता है जिसमें तुम्हें लगेगा कि नेहरू रिपोर्ट का उल्लेख करना है, तो वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर पहली चीज, नेहरू रिपोर्ट ने क्या मांगा, इस संविधान को कैसा संविधान बनाया। क्या हम अपना संविधान बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता नहीं मांगी, क्या मांगा, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। तो अब एक हेडिंग बनाओ, या इसी तरीके से बना सकते हो तो ऐसे बनाओ, और मेरे साथ लिखते चलो, मैं समझाता चलूंगा कि आखिर नेहरू रिपोर्ट ने क्या क्या शामिल किया अपनी मांगों में। बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान रखने चाहिए प्रीलिम्स। हाँ, हेडिंग नहीं बताए, तो हेडिंग तो बेटा लिख लो, नेहरू रिपोर्ट। अगर हेडिंग की जगह छोड़ दी है तो लिखो नेहरू रिपोर्ट 1928। सही, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई, तुम लोगों ने बना लिया है, लिखने को तैयार हो। ये माधवी कह रही है कि वॉइस स्लो है, ऐसा है कुछ बेटा? बाकी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है, वॉइस स्लो है क्या? थैंक यू सलोनी, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये तुम लोगों के भले के लिए है। ऑल क्लियर? ठीक है, तो एक हेडिंग बना देना, नेहरू रिपोर्ट
और उसके बाद में ये जो अब मैं लिखवा रहा हूं इसको लिखो नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु या जो है मांगे, क्योंकि एक तरह से ये मांग पत्र ही है जो दिया जा रहा है कि हमारा हम संविधान बनाएंगे, ऐसा संविधान बनाओ। क्या मांग रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस के बारे में बता चुका हूं। अगला वही चीज है, उसको समझाने के लिए भारत में कौन है प्रधान? बनेगा गवर्नर जनरल, लेकिन गवर्नर जनरल भारतीय होगा, नियुक्त कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट। और यही डोमिनियन स्टेटस है कि डोमिनियन स्टेटस ये नहीं कहता कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। डोमिनियन स्टेटस कहता है कि ब्रिटिश सम्राट नियुक्त करे गवर्नर जनरल को, लेकिन गवर्नर जनरल भारतीय होना चाहिए। ठीक है, गवर्नर जनरल भारतीय होना चाहिए। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ जो विधान मंडल बनाएंगे तो केंद्र में द्विसदनीय, ठीक है, विधान मंडल। ये तो संविधान बनाना था ना, तो संविधान की तरह बनाया कि हम केंद्र में 2 सदन बनाएंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। और ये जो सदन बनेगा, ठीक है, ये एक संघ होगा, यानी राज्यों का संघ। तो संघीय जो है संवैधानिक अधिकार इसका अगला फीचर है, ठीक है, जो इस संविधान के भीतर शामिल किया गया। तो इसको अगला पॉइंट लिखो। फिर 2 बड़ी महत्वपूर्ण और प्रगतिशील चीजें इसी नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया कि भाषाई राज्यों का गठन किया जाएगा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, नेहरू रिपोर्ट ने 19 मूल अधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए। ठीक है, मूल अधिकार। इसी नेहरू कमेटी में मूल अधिकार भी शामिल हो जाता है। एक बहुत बड़ी चीज जिसका निर्णय कांग्रेस के नेता ले सकते थे, लेकिन बड़े कलेजे की जरूरत थी, और वो था सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक, एडल्ट फ्रेंचाइजी। हर किसी व्यक्ति को जो पागल या दिवालिया ना हो, एक उम्र के बाद जो भी उम्र निर्धारित की जाए, उस उम्र के बाद मताधिकार का अधिकार है। धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा, ठीक है, जाति, किसी भी और वर्ग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सबको वोट देने का अधिकार। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज, इन मूल अधिकारों में एक अधिकार समानता भी है, और समानता के भीतर एक अधिकार, मैंने कमेंट बॉक्स बंद किया क्योंकि महत्वपूर्ण बातें चल रही हों तो उस समय कोर्स, सेमेस्टर, शहर, गांव, जिला की बात नहीं करनी है।
इस समानता के भीतर एक बड़ी क्रांतिकारी समानता भी जो है लिखी गई, वो थी स्त्री पुरुष समानता, यानी 1928 में भारत के नेता, जबकि दुनिया में बाकी जगहों पर स्त्री पुरुष की समानता नहीं है, भारत में भी नहीं है, लेकिन भारत के लिए यह तय करते हैं कि स्त्री पुरुष समानता होगी। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग है ना, जिन्ना से गंदा आदमी ठीक हो नहीं सकता है, और गंदा आदमी से मतलब गंदा, चालाक, झूठा जो है नेता। एक समय था जिन्ना बहुत सम्मानित नेता थे, लेकिन जब गांधी जी आए तो गांधी जी को देख देख के जिन्ना को कुढ़न होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि गरमपंथी पीढ़ी के बाद जिन्ना इस देश के सबसे बड़े नेता होंगे। दादा भाई नौरोजी के सचिव रहे, बड़े नेताओं में शुमार किए गए, लेकिन गांधी आए, स्टाइलें बदल दिया है ना, पुष्पा साला झुकेगा नहीं टाइप स्टाइल गांधी जी लेकर चले आए, तो इनका स्टारडम कम हो गया। कभी कभी लोग व्यक्तिगत कुंठा सार्वजनिक रूप से निकालते हैं, जिन्ना ने वही किया। तुम्हारे लिए ध्यान रखना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी और प्रीलिम्स के नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए भी कि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू कमेटी ने कहा कि हम जो संविधान बनाएंगे उस संविधान के अंदर यह सब झंझट जो है नहीं होगा कि मुसलमानों के लिए हम पृथक निर्वाचक मंडल बना दें। और जिन्ना साहब यहीं से बवाल शुरू करते हैं और ये चक्री घूम के पहुंच जाती है जहां, यानी इसी पृथक निर्वाचक मंडल के कारण जिन्ना बिदक गए। ठीक, जिन्ना बिदक गए। अगली छोटी सी हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग जैसी, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग पत्र। ठीक है, लिखो, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार करने पर जिन्ना ने चौदह सूत्रीय मांग पत्र, जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पत्र मांग पत्र प्रस्तुत किया। जिन्ना ने आरोप लगाया कि नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों के विरुद्ध है, मुसलमानों के विरुद्ध है और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। अगला पॉइंट, 14 पॉइंट पूरे नहीं लिखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखो। प्रमुख बिंदु, ये बुलेट पॉइंट्स वाली हेडिंग ही बनाना, प्रमुख बिंदु।
पहला लिखो, संघीय संविधान बने, संघीय संविधान बने परंतु विधायी शक्तियां, परंतु विधायी शक्तियां, विधायी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट तो मतलब जो है जब जिम्मेदारियों का बंटवारा हो रहा हो तो उसमें राज्यों को एक तरीके से जिन्ना स्वतंत्र बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्य मुस्लिम बहुल राज्य हैं, अभी समझा देंगे, लिखवा देंगे इसको, ठीक है। तो लिखो, जिसमें विधायी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हों, अगला पॉइंट, प्रांतीय स्वतंत्रता, अगला पॉइंट, प्रांतीय स्वतंत्रता, यानी प्रांत स्वतंत्र हों, ठीक है। फिर केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों को आरक्षण मिले, मुसलमानों को आरक्षण मिले, केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में कम से कम 1/3, केंद्रीय विधानमंडल में कम से कम 1/3 सीटें मुसलमानों को दी जाएं। अगला पॉइंट, सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले, सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सिंध को बंबई से अलग कर, सिंध को बंबई से अलग कर एक प्रांत बनाया जाए, जिन्ना ये 14 सूत्री मांग पत्र से कठिन सवाल बन सकता है, इसको तुम एंटिसिपेट रखना। देख लिखो, अगला पॉइंट, केंद्रीय विधानमंडल का कोई भी कानून, केंद्रीय विधानमंडल का कोई भी कानून राज्यों की सहमति के बिना राज्यों की सहमति के बिना न बनाया जाए, राज्यों की सहमति के बिना न बनाया जाए। अगला और खतरनाक, हर जगह मुसलमान, दरअसल मुसलमान की बात जिन्ना नहीं कर रहे थे, जिन्ना बन जाना चाहते थे
मुसलमानों के नेता। ठीक है, ये बड़ा आसान होता है कि मैं अभी कहने लग जाऊं मैं हिंदुओं का नेता हूं, हिंदुओं का नेता हूं, हिंदुओं का नेता हूं, 100 बार कहूंगा तो थोड़ा बहुत तो हिंदू कहेंगे कि हाँ यार सौरभ वाजपेयी मेरे नेता हैं। ठीक है, सौरभ वाजपेयी मेरे नेता हैं। मैं चिल्लाने लग जाऊं मैं ब्राह्मणों का नेता हूं, 100 बार चिल्लाऊंगा तो कुछ ब्राह्मण तो नेता मानने लगेंगे। तो जिन्ना की वही हालत है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं में सांप्रदायिक वीटो, अभी समझाता हूं इसको। राज्य विधानसभाओं में सांप्रदायिक वीटो, कोई राज्य है, इसे जिन्ना कर क्या रहे हैं, केंद्र में 1/3 मुसलमान हो, लेकिन केंद्र अगर पहले तो वहीं पे कोई कानून जो मुस्लिम लीग ना चाहती हो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर पास भी हो जाए तो राज्य भेजे जा रहे हैं। तो कुछ राज्य हिंदू बहुल हैं, कुछ राज्य मुस्लिम बहुल हैं। तो जिन्ना ने सोचा कि किसी कानून को रोकना है, केंद्र में नहीं रोक पाए तो जब राज्यों के पास जाएगा तो फिर मुस्लिम राज्यों में उसको लेकर के बैठ जाओ। लेकिन फिर उनको डर लगा, अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम बहुल राज्यों में भी वहां सांप्रदायिक एकता हो और वहां पर पास हो जाए बिल, क्योंकि सारे मुस्लिम बहुल राज्य मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, बल्कि अधिकतर तो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। तो फिर जिन्ना ने कहा कि इसके अंदर मुसलमानों का वीटो हो। कह तो रहे हैं भारत पाकिस्तान की कोई समस्या ही नहीं होती है ना। हाँ, ब्रिटेन से वापस आने के बाद संध्या ये काम करने लगे, पढ़ाई लिखाई करके कांग्रेस से जुड़ गए और हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती हैं, धर्मनिरपेक्षता के हिमायती हैं। लेकिन धीरे धीरे कुंठित होकर के यहां पहुंचे। ठीक है ना, बिल्कुल सही, कमजोर केंद्र और मजबूत राज्य। लेकिन यहां स्थिति कुछ और है, मुस्लिम लीग किसी तरीके से कायम रहे, है ना। तो विधानसभाओं में सांप्रदायिक वीटो का इस्तेमाल, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। अब इसको खत्म करके यही सारे मेन पॉइंट है, 14 याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं तो रट्टा मारूंगा, ठीक है, एकदम मैं याद कर लूंगा, नहीं। अब देखो जरा, इसके नीचे एक बॉक्स बनाओ और वो बात लिख लो जो इसको मेंस के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाती है। बाकी बातें तो यही सब आ गई, लेकिन 1-2 पॉइंट आगे लिखो। कभी कभी विभाजन ऐसा लगता है कि 47 में हुआ, लगता है ना, नहीं हुआ, विभाजन प्रक्रिया है। विभाजन 1906 में शुरू हो गया, मुस्लिम लीग बनी, 1909 में और मजबूत हो गया, पृथक निर्वाचक मंडल बने, और 1928-29 में ये और ज्यादा मजबूत हो गया जब जिन्ना ने अपना ये 14 सूत्री कार्यक्रम। लिखो, देश में सांप्रदायिक विभाजन की दृष्टि से
जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। तुम लोगों ने जहां हेडिंग डाली है जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, नेहरू रिपोर्ट 28 में और जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम 1929 में, कहीं पे ईयर लिख दो जरूर, 29 है ना। झगड़ा चल रहा है, आखिरकार 29 में 14 पॉइंट लिया है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिन्ना ने संविधान निर्माण प्रक्रिया को दो भागों में बांट दिया। डैश लगाओ। एक कांग्रेस, एक कांग्रेस का संविधान और दूसरा मुस्लिम लीग का संविधान। दूसरा मुस्लिम लीग का संविधान। ठीक है, अगला पॉइंट। जिन्ना कुछ मुस्लिम बहुल राज्यों में, जिन्ना कुछ मुस्लिम बहुल राज्यों में मुस्लिम लीग का जनाधार बढ़ाना चाहते थे। मुस्लिम लीग का जनाधार बढ़ाना चाहते थे। इसलिए संघीय व्यवस्था में, इसलिए संघीय व्यवस्था में तीन तरह के अवरोध, तीन तरह के अवरोध खड़े किए। डैश लगाना। कमजोर केंद्र, कमजोर केंद्र जहां एक तिहाई मुस्लिम, जहां एक तिहाई मुस्लिम कांग्रेस के नेतृत्व में बनाए जा रहे कांग्रेस के नेतृत्व में बनाए जा रहे अवरोधों को, अवरोधों को नहीं चांदनी, ऐसा किसी को भी बेटा मत कहो कि तुम नोट्स मत बनाओ, मैं तुम्हें भेज दूंगी, ऐसा नहीं कहो बच्चे, ठीक है ना। क्यों नहीं कहो कि जो तुम अभी लिख रहे हो इस तरह से क्या किताबों में, गाइड बुक्स में तुम समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। इसलिए क्लास पढ़ना जरूरी है। ये लगभग उसी तरीके की बात है कि तुम क्लास मत लो,
अच्छा, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा तो ठीक है, तब तो फिर मैं अपना भाषण बंद करता हूँ, है ना। मैंने देखा नहीं है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में है। जिन्ना कन्वर्टेड मुस्लिम थे, कन्वर्टेड मुस्लिम। इनका परिवार कन्वर्टेड था। ठीक, चलो। जहां, हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व में बनाए जा रहे कानूनों का विरोध करते। 1/3 मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम की बात कर रहे हैं दरअसल, ठीक है, वरना कांग्रेस के पास तो अपने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं और कांग्रेस हावी है, इसीलिए जिन्ना फड़फड़ा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना फड़फड़ाना। नंबर 2, दूसरा अवरोध। दूसरा अवरोध, केंद्र द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, केंद्र द्वारा बनाया गया कोई भी कानून केंद्र द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मुस्लिम बहुल प्रांतों, मुस्लिम बहुल प्रांतों में रोका जा सके। ऊपर लिख चुके हैं क्यों? ये मेंस के हिसाब से बहुत ही प्रोबेबल एरिया है, ठीक है, इसलिए नेहरू कमेटी और जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र। तीसरा अवरोध, तीसरा अवरोध, राज्य की विधायिकाओं में, राज्य की विधायिकाओं में अगर मुस्लिम लीग के सदस्य अगर मुस्लिम लीग के सदस्य कानून को रोक पाने की स्थिति में ना हो, स्थिति में ना हो, तो मुस्लिम लीग के सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। तो मुस्लिम लीग के सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकें। और अब अगला इसका लास्ट पॉइंट लिख लो। इस प्रकार जिन्ना ने देश के सांप्रदायिक विभाजन की, इस प्रकार जिन्ना ने देश के सांप्रदायिक विभाजन की भूमिका को और मजबूत बना दिया। भूमिका को और मजबूत बना दिया। अब भाई हम लोग असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन पर चले गए। क्रांतिकारी आंदोलन का रेफरेंस देते देते साइमन कमीशन, नेहरू का रिपोर्ट और जिन्ना पर चले। लेकिन अभी कांग्रेस कहाँ है? गांधी कहाँ है? और जब हम गांधी कहते हैं, गांधी का मतलब ही अभी कांग्रेस बन गया है। और सारे लोग
गांधी जी के इर्द गिर्द इकट्ठा है। जिन्ना है पाकिस्तान की जड़। देखो पाकिस्तान की जड़ बेटा, अगर तुम मुझसे कहो कि सर कौन है, तो मैं कहूंगा उसकी जड़ है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता किसने पैदा की देश के भीतर? अंग्रेजों ने। और जिन्ना उसके सबसे बड़े चैंपियन है। ठीक है, जिन्ना उसके सबसे बड़े चैंपियन बन गए। पुराने खांटी नेता थे, वकील थे, एक चालाक थे, चंट थे, चतुर थे, ठीक है, जो कुछ भी तुम समझ सको सब थे। इसलिए जिन्ना ने विभाजन, और चूंकि हिंदुओं में भी सांप्रदायिकता थी, लेकिन हिंदुओं के भीतर गांधी का प्रभाव, नेहरू का प्रभाव, पटेल का प्रभाव, ठीक है, बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ अंग्रेज मुसलमानों को अलग करने पर लगे हुए, और मुस्लिम लीग को उन्होंने पैदा इसीलिए किया था कि तुम मुसलमानों को तोड़ो। ध्यान रखना, आगे चल के बताऊंगा, 1940 तक, और बल्कि सही तरीके से कहें 1946 तक 80% मुसलमान विभाजन के विरोध में है, कांग्रेस के साथ है। लगभग 20% मुस्लिम लीग के साथ है। यहां तक कि चुनाव हो गए, चुनाव में हमने दिखाया तुमको ना, जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो पढ़े लिखे थे वही वोट कर सकते थे। तो इन चुनावों में 46 में मुस्लिम लीग जीती, लेकिन 83% मुसलमान, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था, और ये सारे के सारे कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जिन्ना ने एक ही काम किया, दंगा, दंगा भड़काओ, ठीक है, कर जो है, अरे वाह, सौम्या तो जो है दोहा ले आई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। वाह 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 वाह। गुरु न कहो बच्चे, शिक्षक कहो। गुरु तो तुमको ईश्वर देगा, गुरु तुमको ईश्वर देगा। गुरु वो है जो पूरे जीवन में तुमको राह दिखाता। मैं तो शिक्षक हूं, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है। मैं गुरु होने का दावा ही नहीं कर सकता, मेरी ह्यूमिलिटी नहीं है, विनम्रता नहीं है। मैं वाकई कहता कि मैं अगर कहूं कि जो जिनको मैं अपना शिक्षक ही मानता हूं, ज्यादातर लोगों को, गुरु तो कोई वो है ना जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। मैं क्या करूंगा, मैं तो तुमको यूपीएससी का एक अच्छा एस्पिरेंट बना सकता हूं, के बीच में कुछ कुछ चीजें तुमको कुछ अच्छी लग जाएंगी, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, तुम्हारा आभार, ठीक है सौम्या। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूं कि नहीं, मैं तो शिक्षक हूं बच्चे। गुरु जो है वो एक कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। विभीषण के पास जब हनुमान जी पहुंचे और उनको कहा, क्योंकि लंका में जब गए, पूरी लंका के अंदर एक घर था जहां से राम 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 राम, अच्छा शिवम है सौम्य, अच्छा ठीक है शिवम, बहुत बढ़िया, तो तुमको धन्यवाद। तो वहां एक घर से राम राम की आवाज आ रही है। तो हनुमान जी ने कहा लंका में राम राम कौन कर रहा है। जब पहुंचे तो विभीषण ने कहा कि अरे ये तो 32 दांतों के बीच में जीव की तरह पड़ा हूं, असुर हूं, लेकिन राम जो है मुझे सही लगते हैं, राम राम करता रहता हूं। तो हनुमान जी ने उनको कुछ बताया, कुछ मंत्र दिया, और उसके बाद विभीषण ने ही ये कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, कि बिना हरि की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संत नहीं मिलते। और दरअसल वहां पर वो आशय गुरु से है कि वो मिले हनुमान जी और उनको पहुंचा दिया। खैर मैं मैथोलॉजी का एग्जाम्पल ले आया, लेकिन फिर भी
मैं कहता हूं कि मैं पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मेरी कोशिश ये जरूर रहती है कि इतिहास पढ़ते समय तुम्हारा जीवन दर्शन भी विकसित हो जाए। कि बच्चे हृदय पर पत्थर रखकर भी ये तो कहना पड़ेगा कि अगर इस बैच में 1000 बच्चे हों तो 1000 बच्चों में 1000 आईएएस नहीं बनेंगे, क्योंकि 1000 तो सीटें नहीं 4 साल में आईएएस अगर हम माने तो एक बैच से 250 बच्चे अगर आईएएस बने कभी पूरे नहीं बने। और मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, हमेशा कहता हूं, जिन्ना की खूब स्टोरी सुनाएंगे आगे चल के, अभी प्रसंग आने दो। मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि जिंदगी का आखिरी लक्ष्य आईएएस बनना, प्रोफेसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक ऐसा लक्ष्य जिस पर तुम कॉम्प्रोमाइज ही ना करो कि एक ये सपना है, इस सपने को मैं जरूर पूरा करूंगा या करूंगी। वो कौन सा होगा? आईएएस बनने का, यूपीएससी टॉप करने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, सांसद विधायक नेता बनने का? नहीं, एक लक्ष्य जिसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, रोज थोड़े थोड़े कर्म करने की जरूरत है। और वो क्या है बेटा? एक अच्छा इंसान बनने का लक्ष्य। एक अच्छा इंसान बनने का लक्ष्य रखो जिसकी कोचिंग में कोई फीस नहीं लगती है ना, जिसकी कोचिंग में कोई फीस नहीं लगती, जिसका तुम्हें कोई क्लास नहीं लेना पड़ेगा, छोटे छोटे कामों और कर्मों से जिंदगी बनती चली जाए। तो मैं तो कहता हूं बस ये वाला लक्ष्य तुम तक पहुंचा देता हूं कि एक बार अगर ये प्राथमिक लक्ष्य तय हो गया तो फिर तुम जिंदगी में जो करोगे कमाल करोगे, कमाल। और यही कोशिश है, बस एक शिक्षक होने के नाते यही कर सकता। हाँ, तो अभी गांधी क्या कर रहे हैं भाई? गांधी के बारे में यही तो कहा हम लोगों ने, गांधी ने एक रणनीति बना ली है। ठीक, एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के बीच में अगर सहयोग आंदोलन 22 में खत्म हो गया, 22 में खत्म हो गया, और उस असहयोग आंदोलन के बाद गांधी कहाँ है? गांधी ने लोगों को काम पर लगा दिया है। काम क्या है? रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम। और दूसरी ओर उन रचनात्मक कार्यक्रमों के अंदर छोटे छोटे आंदोलन। गांधी ये काम बखूबी कर रहे हैं। और इसके बीच में गांधी जी के परम शिष्य, ठीक है पटेल, और पटेल यहां पर एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, का नाम है बारडोली आंदोलन। गांधी जी ने वो मुद्दा उठाया और उसके बाद ये बारडोली पहुंचे। और अभी तक मैं वल्लभ भाई पटेल लिख रहा था, लेकिन अब सम्मान के साथ मैं लिख रहा हूं सरदार पटेल। क्यों? क्योंकि बारडोली की जो महिलाएं थीं, बारडोली की महिलाएं उन्हें सरदार कहकर पुकारने लगी। ठीक है, ठीक, सरदार कहकर पुकारने लगी। अब थोड़ी देर तुम लोग आराम करो। ये बारडोली आंदोलन, और ये बारडोली का जो आंदोलन है 28 में हो रहा है, और ये एक ऐसा आंदोलन है जिसकी पूरी देश में चर्चा हो गई, क्योंकि गांधी जी अभी माहौल बनाने में लग गए हैं। क्यों? क्योंकि 7 साल तो अब हो गए, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे एक और
अखिल भारतीय आंदोलन की तरफ जो है सभी ने अवज्ञा। ठीक है, जरा अगली हेडिंग डालो, बारदोली सत्याग्रह 1928, क्योंकि ये प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मेंस की दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। केवल एक प्रसंग कभी जो है किसी आंसर में अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन अलग से बारदोली पर सवाल नहीं आएगा। लिखो पहला पॉइंट, बारदोली सत्याग्रह 1928। पहला पॉइंट, गुजरात में स्थित बारडोली, गुजरात में स्थित बारडोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में सरदार पटेल के नेतृत्व में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ, एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। अगला पॉइंट, और देखो ऐसे ही सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, बारदोली सत्याग्रह में का कारण क्या था, इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो बारदोली में बाईस % लगान बढ़ा दिया गया था, और यही कारण है, 22% लगान बढ़ा दिया गया था। बढ़ा हुआ लगान ना चुकाना, बढ़ा हुआ लगान ना चुकाना इस सत्याग्रह की मांग थी। बढ़ा हुआ लगान ना चुकाना इस सत्याग्रह की मांग थी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि दी। अगला पॉइंट, 1927 में गांधी जी भी बारदोली आए थे। उन्होंने इस सत्याग्रह में हाली पद्धति, उन्होंने इस सत्याग्रह में हाली पद्धति का विरोध भी जोड़ दिया। अब ये हाली पद्धति क्या है, यहां से सीधा PYQ बन जाएगा। हाली पद्धति से क्या आशय है, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है हाली पद्धति। क्या हुआ, बंधुआ
मजदूरी। थाली पद्धति, थाली पद्धति गुजरात के कुछ इलाकों में प्रचलित, गुजरात के कुछ इलाकों में प्रचलित बंधुआ मजदूरी को कहा जाता था। इसी संदर्भ में अगला पॉइंट लिखो, स्थानीय समाज स्थानीय समाज दो वर्गों में विभाजित था। दो वर्गों में विभाजित था। डैश लगाओ, अगली लाइन में लिखो उजली पराज। उजली पराज, अभी नीचे वाला मत लिखना, पहले समझ लो। उजली पराज, काली पराज। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तुमको कोई टर्म समझ में ना आए तो उसको ध्यान से देखने लगो, घूर घूर के देखने लगो। इतना घूरो कि टर्म अपने आप तुमको बता दे, अरे मैं ये हूं, मेरा मतलब ये है। इसको घूर के देखो जरा। दिखाई दूं तुमको ये पद्धति। उजली पराज और काली पराज को घूर के पढ़ो, तुमको विद्या कसम, गूगल मत करना, बताओ जरा, तभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होगी ना। जब तुम गूगलियाओगे नहीं, गूगलिया जाओगे तो ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। चैट बॉक्स ओपन है, अब मैं अपनी सुविधा से चैट बॉक्स को ओपन करूंगा। नमक और घूरो, ऋषु और घूरो जरा। अक्षिता गुड मॉर्निंग बेटा। पूजा, सौम्या राइट, मैं सुनी हूं। ऐसे ही कमेंट्स की वजह से कमेंट बॉक्स बंद होता है। अचल, ऋषि सर जैसे मिट्टी से रिलेटेड है। काले गोरे का भेद, बहुत बढ़िया। कपिल ऑफलाइन क्लास होती, आज तुमको मैं चॉकलेट दे देता। उजाला का राज, संजय। बारदोली, अच्छा बारदोली से भी एक स्टूडेंट है। मिट्टी, यस सर। चलो भाई, कपिल को मिल गई आज की चॉकलेट, ठीक है। उजली और काली, उसने पराज छोड़ दिया, ठीक है ना। पराज का मतलब नहीं ढूंढना था, उजली और काली। उजाला तक पहुंच गए। उजाला का मतलब है गोरा और गोरे का मतलब है सवर्ण एवं अन्य ऊंची जातियां। तो उजली पराज लिखा था, उसमें लिखो सवर्ण एवं अन्य ऊंची जातियां। ठीक, और अगली लाइन में लिखो काली पराज, यानी काला, ठीक है। आदिवासी एवं दलित, आदिवासी एवं दलित। नॉर्मल बुलेट पॉइंट में आ जाओ। उजली पराज, उजली पराज काली पराज का शोषण करते थे।
काली पराज का शोषण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने 1927 में 1927 के काली पराज सम्मेलन में 1927 के काली पराज सम्मेलन में काली पराज नाम को बदलकर काली पराज नाम को बदलकर सॉरी रानी पराज कर दिया। रानी पराज कर दिया। सबसे पहले तो नाम बदल देना चाहिए। क्या होता है बच्चे, गांवों में कई बार नाम मिल जाएगा बुधिया, कभी तो नाम ऐसा रख देते हैं। हमारे यहाँ मौसी थी, कहीं कोयला मौसी, कलर का उनका जो है डार्क है कॉम्प्लेक्शन, तो हम लोगों को पता चला क्या है, कोयला मौसी। एक हमारी बुआ थी जिनके दांत बहुत बड़े और बाहर निकले हुए थे, उनका गांव में प्रचलित नाम था चैला बुआ। चैला क्या होता है, चूल्हे में जो लकड़ी चीर के लगाई जाती है, चैला बुआ। ठीक है। प्रेमचंद गोदान के अंदर एक कैरेक्टर है, नाम है गोबर। गोबर, ठीक, कालू। और हमारा जो, ठीक है ना, हमारा जो कई बार किसी के शरीर में अगर कोई कमी है, जिसको आजकल डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, तो उसी के नाम पर उसको बुलाने लग जाते हैं। देखो भाई लंगड़ा है गवा, है ना। अच्छा, कौन का इस काना। क्या असंवेदनशीलता है यार, घोर असंवेदनशीलता है। तो नाम बदलने का यह है कि पहले नाम अगर किसी ने खराब दे दिया है तो उसको सही करो। गांधी जी यहां सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नाम हमारे यहां रख दिए जाते थे। खैर, अब देख लो कि यहां बारडोली से एक चीज समझ लो। अब बारडोली का सत्याग्रह है, और बारडोली का सत्याग्रह ये गांधी का अपना स्टाइल है बिड़ू, कि गांधी जो है और सरदार पटेल एक तरफ तो लड़ रहे हैं उपनिवेशवाद से, उपनिवेशवाद विरोधी। ठीक है, लगान नहीं चुकाएंगे बढ़ा हुआ, तुम्हारी ऐसी तैसी। और ऐसा हुआ कि अधिकारी आते थे, उनको घर मतलब गांव के भीतर कोई अपने यहाँ नहीं रुकने देता था, मुखिया तक नहीं। अब पड़े रहोगे तुम, गाड़ी लेके आए हो, 2-4 घंटा रुकोगे, लगान 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 करोगे, प्यास लगेगी, पता चला पानी ही नहीं दे रहा कोई, ठीक, भूख लग रही है, कोई खाना नहीं दे रहा। एकदम सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो उपनिवेशवाद विरोधी यानी अंग्रेजों के लगान के खिलाफ तो लड़ ही रहे, लेकिन यहां पर गांधीवादी आंदोलनों की खासियत यह हो गई है कि आंतरिक असमानता के खिलाफ भी संघर्ष है। आंतरिक असमानता, काली पराज उजली पराज। तो गांधी जो है एक दो-धारी तलवार लेके चल रहे हैं। अंग्रेजों को तो भगाना है, लेकिन केवल अंग्रेजों को भगाने से बात नहीं बनेगी अगर हमारा समाज बदलेगा नहीं तो। ठीक है, तो इसमें आखिरी पॉइंट लिख लो,
असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद ठीक, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर अत्यधिक जोर दिया। बारदोली सत्याग्रह उसी की एक मिसाल थी। बारदोली सत्याग्रह उसी की एक मिसाल थी। जहां एक ओर उपनिवेशवाद विरोधी और दूसरी ओर आंतरिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष भी लड़ा जा रहा था। अब देखो, ये सब चल रहा है। एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न प्रीलिम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। ये न सिर्फ प्रीलिम्स के लिहाज से बल्कि मेंस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे अब गांधी जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस के भीतर युवाओं को स्थान देना है। यानी क्या? युवा लाने। और इन युवाओं में भैया दो युवा हैं जो एक दूसरे के परम चरम मित्र हैं और जिनको आजकल एक दूसरे का परम चरम शत्रु दिखाया जाता है। नेहरू, अब ये जवाहरलाल नेहरू आ गए। मोतीलाल नेहरू अभी परिदृश्य से गायब हो गए, पिताजी का रोल समाप्त। और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। ये युवा पीढ़ी बहुत तेजी से उभर रही है, पूरा देश घूम रही है, दौड़ रही है और नया नेतृत्व बन रहा है। तो पहली बार गांधी जी इस पीढ़ी को नेतृत्व देने की बात करते हैं और ये 1929 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं। 40 साल की उम्र में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर बन रहे हैं। नेहरू और सुभाष नेहरू कमेटी के निर्माण में शामिल हैं, लेकिन एक पॉइंट पर उनका विरोध है। वो कह रहे हैं कि स्वराज का अर्थ डोमिनियन स्टेटस नहीं होना चाहिए। स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी
अंग्रेजों, हम तुमको डोमिनियन स्टेटस पे भी रहने नहीं देंगे। नेहरू और बोस, बिल्कुल ठीक है, नेहरू और बोस। तो यहां पर क्या होता है, पहली बार कांग्रेस कहती है कि पूर्ण स्वराज हमारा लक्ष्य बनेगा। कांग्रेस ने पहली बार अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर घोषित किया था? कराची, लाहौर, इलाहाबाद, दिल्ली। ठीक है, तुम कहोगे हमें पता है, छोटा छोटा सवाल यूपीएससी हमसे ना पूछा करो। ठीक है, हम लोग बहुत डिफिकल्ट कमांडो ट्रेनिंग से निकले हुए लोग हैं, तो हमको ये छोटे छोटे लाठीचार्ज जैसे काम मत दिया करो। जहां पर तगड़ा मार हो रहा हो, कमांडो की जरूरत हो, वहां हमको भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको सवाल बना। दूसरा, अभी कुछ दिनों से नदियों पर सवाल आने लगे हैं। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है और ये पूर्ण स्वराज का ये जो है कि घोषणा हो गई। अंग्रेजों ने कहा कि साइमन कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करने के लिए लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। इसी आंदोलन में कह दिया गया, इसी अधिवेशन में कह दिया गया कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन के समय प्लान किया था, ठीक है, प्लान किया था, क्या था वो? घुसाते नहीं थे शिवम, अपना नाम घुसाते नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि हाड़ मास का कोई ऐसा इंसान भी कभी इस धरती पर चला था। तो तुम्हारी पीढ़ी जब तक पढ़ और समझ नहीं लेगी, ठीक है, समझ नहीं लेगी, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है अजीत। जब तक तुम्हारी पीढ़ी ये समझ नहीं लेगी कि गांधी थे क्या और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना छोड़ नहीं देगी, तब तक गांधी को गरियाते रहोगे। और जैसे ही गांधी को समझ जाओगे, तुम कहोगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन सही कहते थे और हमारी कोशिश है कि हमारे बाद वाली पीढ़ी भी समझ पाए। संध्या, बताओ बेटा, क्या डाउट है? संध्या, क्या डाउट है? डाउट तुम्हारा देख लूं, फिर जरा कमेंट बॉक्स बंद करूं। इस सभा जो है, सभा जो है क्या बता रही? गई थी मैं देखने, रोहन और सभा बातें कर रहे हैं। अच्छा, ताजमहल देखा जा रहा, प्रियंका भी कूद पड़ी। फिरोजा वो अपनी सिस्टर्स के साथ में चर्चा कर रही है। शिवम कह रहा है गांधी जी के प्रति आज प्रेम बढ़ गया। सवाल किसका था? जल्दी से सवाल पूछो, फिर मैं बंद करूंगा इसको। डोमिनियन स्टेटस बेटा मैं 3-4 बार बता चुका हूं, कभी नहीं रहता था। संध्या, गांधी जी के डिसीजंस पर आंख मूंद के विश्वास कोई नहीं करता था। सुभाष भी नहीं, नेहरू भी नहीं, पटेल भी नहीं। गांधी जी इसका स्पेस देते थे। भाई तुम लोगों को आज तक मैंने थोड़ा बहुत कभी कभार डांट फटकार के तुमसे बात तो बंद नहीं की ना। जो बच्चे मेरी आलोचना करके भी निकल आए, उनको भी मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा किया कि तुमने ये बोला, है ना। गांधी से सीखते हैं जब हम, तो इसी तरीके का बर्ताव हो जाता है। कमेंट बॉक्स खुल रहा है ना कभी कभी, ठीक है ना।
बना लो, खाना वाना बना लो। डोमिनियन स्टेटस बेटा 3-4 बार बता चुका हूं, हो सकता है तुम लोगों ने ना देखा। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ था कि हम स्वशासन चाहते हैं, स्वशासन यानी भारतीयों का शासन, लेकिन भारतीयों का शासन है और उसकी महारानी कौन है? ब्रिटिश क्राउन। क्राउन इसलिए कहा जाता है कि कभी महाराजा होते हैं, कभी महारानी होती हैं। हम महारानी को पूरा जो है ना इज्जत सम्मान देंगे और महारानी हमारी एक तरीके से जैसे राष्ट्रपति है ना आज, उस तरीके से प्रमुख बनी रहेंगी, लेकिन भारत का शासन भारतीय चलाएंगे। ये है डोमिनियन स्टेटस। ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन स्टेटस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहां आज भी ब्रिटिश क्राउन का राज है, शासन नहीं करते, लेकिन कभी कभार घूमने जाते हैं। इस बार एक आदिवासी ने विरोध कर दिया, आदिवासी सांसद ने, ठीक है, आदिवासी सांसद ने। आदिवासी जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि हम तुमको राजा नहीं मानते, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लाहौर अधिवेशन। और यहां आखिरी महत्वपूर्ण बात कि पहली बार तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, कांग्रेस के सारे सदस्यों की उपस्थिति में, और पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली, पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहला स्वतंत्रता दिवस बन गया 30 में, यानी आजादी मिली 17 साल बाद। स्वतंत्रता दिवस पहले ही सेलिब्रेट हो गया कि हम अब अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ये दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 में मना लिया था। तो हेडिंग डालो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 हेडिंग है, लिखो। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा पॉइंट, डोमिनियन स्टेटस की बजाय पूर्ण स्वराज को, डोमिनियन स्टेटस की बजाय पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अगला पॉइंट, गांधी जी युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहते थे,
युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहते थे। नेहरू और सुभाष ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को लक्ष्य बनाने का विरोध किया था। इसलिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के लिए नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डैश लगाओ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डैश, अब हमें कोट अनकोट डबल कोट्स में है ना, अब हमें खुला विद्रोह करना है। स्टेटमेंट बेस्ड आजकल सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। अब हमें खुला विद्रोह करना है। अगला पॉइंट, गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का 'और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सॉरी 31 दिसंबर 1900 रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया।
फिर से बोल देता हूं, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इसी में लिखो आगे, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब देखो भाई, अब शुरू हो गया एक आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कहानी हो गई जटिल। गांधी जी का पिछला आंदोलन था असहयोग, यानी इसका मतलब हुआ सहयोग नहीं। लेकिन अब गांधी जी आगे बढ़ गए। उसी समय कहा था ना कि अब अगर ये नहीं मानेंगे तो सविनय अवज्ञा करेंगे, यानी विनम्रता पूर्वक कानून तोड़ेंगे। क्या है, गांधी जी और क्रांतिकारी होते जा रहे हैं। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम पर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, गलत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और उसका सारा सिस्टम तुम पर टिका है। मान लो कोई लड़की का एग्जाम्पल दें, हमारे क्लास की कोई बच्ची नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारी बच्चियां हैं, शादी होकर के चली गई हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, जगह जगह अपमान है, आत्मसम्मान नहीं है, ठीक है, कभी कभार मार पिटाई भी उनके साथ हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो वो क्या कहेंगी कि अब हम इस अन्यायी व्यवस्था से सहयोग नहीं करेंगे। हम न खाना बनाएंगे, न झाड़ू लगाएंगे, न बर्तन धोएंगे, न कपड़े धुलेंगे, और न कुछ करेंगे, असहयोग करेंगे। अब हम सहयोग ही नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। घर में एकदम कानून बना हुआ है, ठीक है, कानून बना हुआ है, तुमको अपने कमरे तक मतलब है, इस अलमारी को नहीं छूना, टीवी का रिमोट तुम नहीं छू सकते हो, ठीक है, घर के कुछ कानून बने हुए हैं। तो असहयोग में पहला तो हमने यही किया कि आपने कुछ नियम बना दिए, जिस सिस्टम में हमारा शोषण होता है हम नहीं करेंगे। लेकिन अब पता चला असहयोग चल रहा, केवल आराम करेंगे, बिल्कुल एकदम सही सदाफ। लेकिन घर वाले कह रहे अरे इतनी औकात, पता चला जुल्म बढ़ गया, जुल्म बढ़ गया, मारा पीटा, ये किया वो किया, और घर वालों ने कहा इस कमरे से बाहर अगर तुमने पैर रख दिया अरे पैर तोड़ देंगे। अब ले एक और नियम बन गया। लेकिन अब 7 दिन से कमरे में है, साला कोई पूछने नहीं आ रहा, मार भूखों से अंतड़ी जो एकदम चिपकी जा रही, हम भी क्या करें, अब हम कानून तोड़ेंगे।
कमरे से बाहर निकलेंगे कि तुमने जो कानून बनाया उसकी ऐसी तैसी, हम तुमको मनबे नहीं करते। ठीक है। बिहार में एक बाहुबली नेता है अनंत सिंह, तो सरकार के लिए कहते हैं हम सरकार को मनबे नहीं करते। ठीक। तो पहला कानून तोड़ा, कमरे से निकले। दूसरा तोड़ा, रसोई में घुस गए और बढ़िया से बना के एकदम दाल भात चोखा थोड़ा थोड़ा अपनी थाली में डाला। घर वाले आए, थाली फेंक दी। 2 घंटा बाद फिर से कमरे से निकले, फिर से जाकर के अपने लिए दाल चावल बनाने का प्रयास किया। नहीं माने, हम अपने कमरे में ही जो है गैस वैस उठा लाए। बस किसी से झगड़ा नहीं, कोई हाथ उठा रहा तो पलट के उसको मारेंगे नहीं और किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे। सास आके चिल्ला रही है, यह तूने कैसे किया? मम्मी देखिए, आप मेरी बात समझिए, मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है, अब मैं इसका विरोध करूंगी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आप मेरी माँ है, ठीक है, फलाना है ढिकाना है। तो क्या हुआ? अब टूटने लग गए कानून। लेकिन कानूनों तोड़ने का फर्क नहीं ज्यादा पड़ रहा है। हिल गई है सबकी अंतरात्मा, हमारी बहुरिया बागी हो गई। तुमको पता है आज का की हिस्स, अपने आप बना के दाल भात चोखा बढ़िया खा लिया और हम लोगों को जो है अपने आप खाना बनाना पड़ गया। ठीक है। तो अंतरात्मा सबकी कांप गई बगावत देख के, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर में क्या कहेंगे कि अब तो एक का ही चारा बचा है, तुम लोग सुधारे नहीं जा सकते हो चाचा, तुम्हारे हृदय नहीं है, तुम्हारे हृदय के स्थान पर एक पत्थर है और इस पत्थर को हम पिघला नहीं सके। तो अब भैया अत्याचारी लोगों हमारा घर छोड़ो, अब होगा आंदोलन, करेंगे या मरेंगे आप। फिर उसके बाद गांधी जी कहते कि आप तुम तैयार हो गए हो। कितना जो है आत्मसम्मान बढ़ चुका होगा असहयोग आंदोलन से। आहा, कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस हाई हो चुका होगा जब कानून तोड़ दिया अंग्रेजों का। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि गांधी जी जो चौरी चौरा आंदोलन वापस लेते हैं असहयोग में, केवल हिंसा की वजह से। 42 में हिंसा विंसा होने दो, इशारे इशारे में जब आएंगे उस पर बात करेंगे। गांधी जी कह देते हैं जैसे लड़ना लड़ो। अब भैया तुमने उस लड़की ने शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, भारत छोड़ो। तो पहली बार उसने कहा कि अहिंसा से बात नहीं बनेगी। तो बगल में घर में एक मोटी लाठी रखी है, अब घर के अंदर वो लाठी लेके चलने लग गई। आओ बेटा, किसके बाप में दम है जो हाथ लगा के दिखाए। पति ने कहा अब तुम ये भी करोगी, तो पति को दिए धम धम दो। अरे खाओ बन गया कि अरे यार ये तो लगता है माहौल बहुत टाइट हो गया है। ठीक है, ठीक, ये तो बहुत टाइट हो गया मामला। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं? जो आत्मबल की बात की, अहिंसा की ट्रेनिंग की बात की, वो कर रहे हैं रणनीति के तौर पर। लेकिन 1942 में गांधी जी इस बात की फिक्र नहीं करते कि लड़ाई कैसे होगी, क्योंकि जनता अब लड़ने को तैयार है। 1920 में वो गांधी नहीं थे जो 1942 में हैं। तुम करोगे दमन, पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी। ठीक है, तुम करोगे अत्याचार, दुनिया तुम पर थूकेगी। ठीक, इसके बीच में पता चला, सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया। ठीक है, कि आज तो पीट ही दिया है हमने, वाह गमागम एकदम व्यूज आ रहे हैं, वायरल हो गई है ना। तो दुनिया कहेगी भाई इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। खैर, तो गांधी जी के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण है। तो पहली चीज क्या है कि गांधी जी के इन आंदोलनों को, के चरणों को समझ लेना है। कब छेड़ने वाले थे? 1922 में। 8 साल लेट हो गए, लेकिन तैयारी करके आए हैं इस बार। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे छेड़ा जाएगा, किस मुद्दे पे छेड़ा जाएगा। गांधी जी ने कहा नमक। एक वो सिख सरदार शेफ है,
ऐसे करके नमक शमक डाल देते हैं, गाना बना के डिश बनाता है। लोग समझ नहीं पाए। कांग्रेस के अंदर फिर से सब लोगों ने सर पकड़ लिया, कहा कि यार ये बाबा हमारे कहाँ अंग्रेजों का विरोध चल रहा है और कहाँ पर ये कह रहे हैं कि नमक कानून तोड़ेंगे। अरे तोड़ने के लिए बड़ा बड़ा कानून है, नमक कानून, ठीक है, नमक कानून। ये नमक कानून तो नहीं काम करेगा। अंग्रेजों का विरोध करना है, कुछ बड़ा तोड़ो। नमक कानून तोड़ने का मतलब क्या है? मतलब अगर उसी लड़की का एग्जाम्पल दें तो मान लो अपनी सहेलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो कह रही है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के पास नहीं होनी चाहिए। सभा बिल्कुल सही बात है, अभी तो ऐसी कहानियां सुनाता हूं, ठीक है। पति जो है वो एक गिलास पानी भी अपने आप नहीं लेंगे। सुनो, एक गिलास पानी दे दो। तो अगर आप कभी पानी मांग रहे हैं तो अगर पत्नी भी बैठ के टीवी देख रही है और कहे सुनो एक गिलास पानी दे दो, तब तो बढ़िया है, तब तो कोऑपरेशन हो गया, एक। लेकिन अगर एक तरफा है तो गड़बड़ है। तो गांधी ये इस लड़की के एग्जाम्पल से टीवी देख रही बैठी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है, मीटिंग चल रही कि अब अगला चरण क्या होगा। बोले अब अगले चरण में कुछ तोड़ना है, कानून तोड़ना है। तो पूछा गया क्या क्या कानून है? बोले एक कानून है कि इस कमरे से बाहर न निकलना, दूसरा कानून है कि रसोई में घुस न जाना, तुमने खाना बनाना छोड़ दिया अब दिखाई न दे जाना, और एक कानून है कि ये बाकी घर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ नहीं आ सकती वहाँ नहीं जा सकती। चौथा कानून है कि अलमारी में जहाँ तिजोरी में पैसा वैसा रखा गहना रख के वहाँ नहीं जा सकती। अब लड़की बैठी है, लड़की कहती है कि नहीं, अभी मैंने चाय पी है, मैं पहले कप तोड़ूंगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? खोपड़ी पकड़ लेंगे, कह रे यार बड़ा बड़ा कानून तोड़ो, कि कप मग्गा तोड़ने से क्या होने वाला है। लेकिन दरअसल गांधी जी अलग खिलाड़ी हैं। गांधी जी ने चुना नमक। क्यों? क्योंकि गांधी जी को अब आम जनता को अपने साथ जोड़ना है, इसलिए गांधी जी नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं। जब दुनिया में जो प्राक इतिहास है, यानी मनुष्य ने सबसे पहले जिन चीजों का व्यापार शुरू किया, उसमें एक पत्थर होता था ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ, ऑस्लिडियन पत्थर। तो पता चला वो हर जगह ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन प्राक समाजों के भीतर, ठीक है, आपको वो पत्थर मिल रहा है, इसका मतलब उसका व्यापार होता था। और दूसरी चीज, समुद्र तट पर नमक होता है, लेकिन नमक घूम रहा है, यानी आदमी ने सबसे पहले जिन दो चीजों का व्यापार किया उसमें एक नमक था। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक दिन जरा खाना बना के देखो जिसमें नमक न डालो, कोई खा पाए ना खा पाए, खुद ही कहोगे अरे यार ये कैसे खाया जाएगा। तो पहली बार जब मनुष्य ने कोई भैंसा मारा या कोई जंगली जो है अनाज चबाया, और उसको कभी इत्तेफाकन किसी ने कहा मेरे पास एक चीज है, बोले क्या है? बोले नमक है, नमक डाल दो। अब भैया उसके बाद वो हाथ जोड़ने लगा कि यार क्या टेस्ट बड्स खुल गई। तुम कितना भी अच्छा खाना बना लो, लेकिन अगर नमक नहीं होगा तो सारे मसाले बेकार। नमक क्या करता है? मसाला बांध देता है। तो खैर ये तो कहानियां हो गई, तुमको समझाने के लिए, सरल बनाने के लिए नमक का कानून गांधी जी ने कहा हम, ठीक है, नमक। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि नमक, ठीक है, सबके लिए। अभी किसी बच्चे ने यही लिखा, नमक आम उपभोग की चीज है, आम उपभोग पहली चीज। और जो चीज आम उपभोग की चीज है उस पर अगर कर लगाओगे
तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। जैसे अगर सरकार टैक्स लगा दे किसी बहुत महंगी चीज पर, तो महंगी चीज खरीदने वाले लोग 1-2% होंगे। लेकिन अगर सरकार किसी ऐसी चीज पर कर लगा दे जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है, तो उस पर कर बहुत आएगा। इसलिए अंग्रेज भारी नमक कर लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे नमक पर, ताकि, ठीक है ना। बस ऐसे ही सवाल अंबिका, बिल्कुल मैं बता रहा हूं बच्चे, तुम लोग घूमते टहलते जाओगे रिवीजन के बाद, और ऐसे ऐसे जो है एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे आखिरी में पेन उछाल के, ठीक। क्यों? क्योंकि कहानी है तुम्हारे। मैंने तुमको बताया था ना, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसा लगता है कि कान में बोलते रहते हैं आप, कोई कहानी आ जाती है, अच्छा ये वाली कहानी, ले खट खट खट। कॉमन सेंसिकल, मान लो कुछ ऐसा सवाल है जो तुमको लग रहा नहीं देखा, वहां भी तुम फोकस करोगे, कॉमन सेंस से आंसर करके चले आओगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नमक कर, तो गांधी जी ने इस मुद्दे को चुन लिया और गांधी जी चल दिए। उन्होंने कहा जो है हम निकालेंगे डांडी मार्च। अब गांधी जी बिना हल्ला किए डांडी चले जाते, नमक बना लेते? नहीं, गांधी जी को कलेश करना है। गांधी जी बिल्कुल टिपिकल एकता कपूर के सीरियल के कलेशी व्यक्ति हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में। अगर जाके चुपचाप नमक बना लेंगे तो अंग्रेजों के कान में जो है ना ये आवाज कैसे जाएगी, कलेजे पे सांप कैसे लौटेंगे। इसलिए मार्च निकालेंगे, डांडी मार्च। अब पैया पैया चल रहे हैं गांधी जी, और गांधी जी का अखबार में खबरें चल रही हैं, ठीक है। गांधी जी डांडी मार्च पे निकले, 78 सहयोगी लिए खाली, उन्होंने कहा भीड़ नहीं ले जाएंगे, 78 सहयोगी पक्के। अगर अंग्रेज मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, हो सकता है जान चली जाए, सब तैयार। 78 लोग चल दिए, ठीक है, चल दिए, और मोमेंटम बन रहा है पूरे देश में। भैया जोश आ गया कि चाचा हमारा फिर से निकल लिया, बापू लाठी लेके, अब होगा कुछ कारनामा। और कारनामा इतना बड़ा हो गया कि सविनय अवज्ञा आज तक दुनिया के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा जन आंदोलन है। इतना आदमी कभी बाहर नहीं निकला सड़कों पर जितना इस आंदोलन में निकल लिया, ठीक है। तो क्या करें यार, अब ये वाली कहानी लिखवाएंगे भी कल, आज थोड़ी सी समझा दी नमक, और उसके साथ फिर कुछ परिस्थितियों पर बात करेंगे, और कल की क्लास में फिर आगे बढ़ जाएंगे आंदोलन पर, क्योंकि लिखवाऊंगा तो 20 मिनट चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक, बढ़िया, मिलते हैं हम लोग, ठीक, कल की क्लास में।